जय माँ भारती। मित्रों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अब तक हम सिंधु के शेर, राजा दाहिर और अरबी आक्रमणकारियों को अरब तक खदेड़ कर केसरिया फैलाने वाले बप्पा रावल से मिल चुके हैं। इतिहास पढ़कर यदि उससे कुछ सीखा ना जाए तो इतिहास का होना और इतिहास को पढ़ना दोनों ही व्यर्थ है। पैगंबर मोहम्मद साहब के करीबियों और रिश्तेदारों को राजा दाहिर ने शरण दी और उन्होंने ही छल से धोखे से राजा दाहिर पर आक्रमण किया। बप्पा रावल को इन हिंसक लुटेरों को सबक सिखाने के लिए इनसे भी ज़्यादा क्रूर और हिंसक होना पड़ा। शत्रु को सिर्फ शत्रु ही समझना चाहिए, उन पर दया भाव दिखाना आत्मघाती साबित होता है। हम आज आपको एक ऐसे ही शूरवीर सम्राट से मिलवाएंगे जिसने शत्रु पर दया दिखाकर खुद के प्राण तो गंवाए ही और साथ में इन मुस्लिम आक्रमणकारियों के भारत में घुसने का रास्ता भी साफ कर दिया। उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। बहुत उलझा हुआ सा इतिहास है पृथ्वीराज चौहान का। इतिहासकारों ने इसे अपने अपने ढंग से लिखा है। जितना मैं इसे सुलझा सका हूँ उसको एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। पृथ्वीराज चौहान अजमेरू यानी कि अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के पुत्र थे। इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी था, जो कि उस समय के प्रतापी शासक दिल्ली के अनंगपाल की पुत्री थी। इनका जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। बालकाल से ही ये बहुत ही वीर बहादुर और निडर थे और अल्पायु में ही ये शस्त्र विद्या में काफ़ी निपुण हो चुके थे। तलवार और भाला इनके प्रिय हथियार थे और तीरंदाजी में भी उस दौर में इनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। शब्द भेदी बाढ़ चलाने में वे पारंगत थे। वास्तव में ये एक चमत्कारिक विद्या थी। इनके नाना अनंगपाल पृथ्वीराज चौहान की वीरता और रण कौशल से बहुत प्रभावित थे। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अंततः उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का सिंहासन सौंप दिया। यहाँ इतिहासकारों में फिर से मतभेद है। उनका मानना है कि अनंगपाल के दो पुत्रियाँ थी। एक का विवाह सोमेश्वर सिंह चौहान से हुआ जिनसे कि पृथ्वीराज का जन्म हुआ, और दूसरे का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल से हुआ जिनसे कि जयचंद का जन्म हुआ। अनंगपाल दोनों के ही नाना हुए। दिल्ली का शासन पृथ्वीराज को सौंपने के बाद जयचंद बहुत असंतुष्ट हुए, क्रोधित हुए तथा पृथ्वीराज से मन ही मन ईर्ष्या भी रखने लगे। 1177 में पृथ्वीराज ने दिल्ली का सिंहासन संभाला और छोटी सी उम्र में ही उन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए पड़ोसी राज्यों को जीतना शुरू कर दिया। शीघ्र ही उनके शौर्य और बहादुरी के चर्चे होने लगे। कुछ राज्य स्वयं ही उनके मित्र बने और कुछ राज्य उनके शत्रु भी बने। इनमें कन्नौज का राजा जयचंद भी था। इनके बालकाल की एक कथा प्रचलित है कि निहत्थे एक बार वह सिंह से भिड़ गए और अपने बाहुबल से सिंह का जबड़ा फाड़ दिया। पृथ्वीराज चौहान जब दिल्ली में थे तब 1178 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय ने अजमेर पर हमला किया और इस हमले में पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। खबर मिलते ही पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर कूच किया और भीमदेव द्वितीय पर आक्रमण करके उनको बुरी तरीके से परास्त कर अपने पिता का बदला लिया। भीमदेव द्वितीय ने बाद में संधि कर ली। 13 वर्ष की अवस्था में उनको अजमेर का भी शासन संभालना पड़ा। इन्होंने अपने शासनकाल में दिल्ली के पास पिथौरागढ़ किले का निर्माण भी करवाया। उधर सुदूर गजनी में 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गजनी का शासक बना। भारत सोने की चिड़िया थी। भारत को लूटने के उद्देश्य से उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र मालवा पर आक्रमण किया और लूटपाट करके वापस चला गया। इसके बाद 1175 में उसने मुल्तान को जीता और वहां भी काफी लूटपाट की। इसके बाद 1178 ईस्वी में उसने फिर लूटपाट के उद्देश्य से गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु भीमदेव द्वितीय की सेना के आगे
उसे पराजय का सामना करना पड़ा। इसके पश्चात ही पृथ्वीराज चौहान ने भीमदेव द्वितीय को परास्त करके अपने पिता का बदला लिया था। इसी दौर में इनके एक चचेरे भाई नागार्जुन ने विद्रोह किया, जिसको कि इन्होंने बहुत ही सूझबूझ, बहुत पराक्रम से दबाया। 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के चंदेल राजा परमार द्वितीय को भी पराजित किया, जिनकी की सेना में अलाउद्दीन जैसे वीर थे। इनके ऊपर मैं आगे चलकर एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा। पृथ्वीराज चौहान के एक बचपन के मित्र भी थे, चंद्रबरदाई, जो कि इनके मित्र के साथ साथ इनके दरबार में कवि भी थे। उन्होंने अपनी रचना पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान की विजयों का विस्तृत रूप से वर्णन किया है, परंतु कुछ इतिहासकार इसके कुछ हिस्से को काल्पनिक भी बताते हैं। इसी बीच कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया। वे पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी रखते थे। समस्त राजाओं को निमंत्रण देकर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं दिया और पृथ्वीराज चौहान का बुत बनवाकर उन्होंने द्वारपाल के स्थान पर रखवा दिया। संयोगिता, जो कि पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी, उसने एक पत्र के माध्यम से पृथ्वीराज को सूचना दी और पृथ्वीराज चौहान जयचंद की भरी सभा में आकर संयोगिता को उठाकर ले गए और बाद में गंधर्व विवाह कर लिया। यहीं से जयचंद्र और पृथ्वीराज की शत्रुता और बढ़ गई। क्रोध की ज्वाला में धधकते हुए आगे चलकर जयचंद ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसका खामियाजा संपूर्ण भारत आज भी भुगत रहा है। फिर 1191 में मोहम्मद गोरी ने उस दौर के सबसे शक्तिशाली शासक यानी कि पृथ्वीराज चौहान से टकराने के लिए भारत पर आक्रमण किया। बढ़ते बढ़ते वह तबर हिंद, जो कि आज का भटिंडा कहा जाता है, तबर हिंद तक पहुंचा और तराइन के मैदान में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। जहां गोरी के पास तुर्की लुटेरों की एक बड़ी फौज थी, वहीं पृथ्वीराज की सेना में देश प्रेम से ओतप्रोत 3 लाख क्षत्रिय शूरवीर थे। इस सेना में 3000 विशालकाय हाथी और तीरंदाज में पारंगत घुड़सवार भी थे। साथ ही मेवाड़ी राजपूतों की सेना पृथ्वीराज की मदद के लिए साथ खड़ी थी। गोरी की सेना ने इतने विशालकाय हाथी नहीं देखे थे। हाथी पर बैठे सैनिक भाला फेंकने और तीरंदाजी में निपुण थे। हाथी की सूंड में भी तलवारें बंधी हुई थी। शत्रु सैनिक को सूंड में लपेटकर हवा में उछाल देने में वे पारंगत थे। समर सिंह और चामुंड राय जैसे पराक्रमी योद्धा, जो कि रण कौशल में निपुण थे, वे पृथ्वीराज की सेना का संचालन कर रहे थे। गोरी की लुटेरी सेना के शवों से तराइन का युद्ध क्षेत्र पट चुका था। गर्जना करते हाथों शत्रु सैनिकों को हवा में उछालकर पैरों तले रौंद देते थे। रण क्षेत्र रक्त से लाल हो उठा था। मोहम्मद गोरी बुरी तरह परास्त हुआ। घायल मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से क्षमा मांगी। पृथ्वीराज चौहान ने क्षमा करके उसे छोड़ दिया। पृथ्वीराज रासों में चंद्रबरदाई लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 16 बार परास्त करके क्षमा दान दिया। उधर प्रतिशोध की आग में जलता हुआ जयचंद शत्रुता की पराकाष्ठा पार कर चुका था। जिस कन्नौज को चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाकर भारतीय इतिहास में अमर कर दिया, उसी कन्नौज की राजगद्दी पर बैठकर कन्नौज के ही राजा ने कन्नौज को ऐसा कलंकित किया कि आज तक भारतवर्ष में अपने पुत्र का नाम जयचंद रखने से लोग कतराते हैं। जयचंद ने मोहम्मद गोरी के पास दूत भेजकर संदेश भेजा कि वह फिर से पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करे और साथ ही ये आश्वासन भी दिया कि सैन्य मदद पूरी तरीके से वे मोहम्मद गोरी की करेंगे।
मोहम्मद गोरी प्रतिशोध की आग में जल रहा था। जयचंद का निमंत्रण उसने स्वीकार किया और 1192 में फिर से पृथ्वीराज चौहान पर उसने आक्रमण कर दिया। तराइन के मैदान में दोनों सेनाएं फिर से आमने सामने हुई। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का प्रमुख सेनापति समर सिंह उपलब्ध नहीं था। सेना के संचालन का पूरा जिम्मा चामुंडा राय के ऊपर था। पृथ्वीराज चौहान ने पड़ोसी राजाओं से मदद भी मांगी, परंतु संयोगिता प्रकरण से अप्रसन्न होने के कारण किसी भी राजा ने पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गोरी के खिलाफ मदद नहीं की। सिर्फ मेवाड़ी रणबांकरे आखिरी सांस तक पृथ्वीराज चौहान के साथ खड़े रहे। जयचंद की क्षत्रिय सेना गोरी की सेना के साथ मिलकर क्षत्रियों से ही संघर्ष कर रही थी। पराक्रमी पृथ्वीराज के भीषण प्रहार से गोरी की सेना में आतंक फैल गया। उसकी आधी से ज्यादा सेना मारी जा चुकी थी। गोरी की हार सुनिश्चित हो चुकी थी। इससे पहले कि पृथ्वीराज चौहान की तलवार गोरी के सीने के पार हो जाती, युद्ध विराम का बिगुल बज गया। अगले दिन मिलने की बात कहकर पृथ्वीराज चौहान ने तलवार म्यान में रखी और विजयी मुद्रा में अपनी सेना के साथ अपने खेमे में लौट गया। धूर्त गोरी ने प्राण बचने के बाद अपने सेना से कहा कि युद्ध विराम पृथ्वीराज चौहान ने किया है, मैंने नहीं किया। रात के अंधेरे में उसने जयचंद की सेना की मदद से छल से पृथ्वीराज चौहान के खेमे पर आक्रमण कर दिया। विजय के जश्न में डूबी सेना जब तक संभलती तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। भीषण रक्तपात के बाद पृथ्वीराज चौहान की विजय पराजय में बदल गई और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी ले गया। साथ में उसका मित्र चंद्रबरदाई भी था। आंखें नीची ना करने के आरोप में मोहम्मद गौरी ने गर्म सलाखों से पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी। अपने मित्र की इस दुर्दशा से चंद्रबरदाई व्यथित हो गया और उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ मिलकर मोहम्मद गोरी को मारने की एक योजना बनाई। योजना के तहत पृथ्वीराज चौहान की तीरंदाजी की कला को देखने के लिए एक आयोजन किया गया। गोरी ने उपहास उड़ाते हुए कहा था, वह अंधा क्या तीर चलाएगा। आयोजन शुरू हुआ। पृथ्वीराज ने प्रत्यंचा पर तीर चढ़ा लिया था। चंद्रबरदाई ने निशाना साधने के लिए एक दोहा पढ़ा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर चौहान है, मत चूके चौहान। निशाना सध चुका था और गोरी के मुख से आवाज निकली, पृथ्वीराज बाण चलाओ। बाण चल चुका था। मोहम्मद गोरी अपने सिंहासन पर गिर चुका था। पृथ्वीराज का चलाया गया तीर उसकी अनंत गहराइयों में, उसके सीने की अनंत गहराइयों में समा चुका था। मोहम्मद गोरी का अंत हो चुका था। चंद्रबरदाई ने स्थिति की नाजुकता को समझा और दुर्दशा से बचने के लिए अपने वस्त्रों में छुपा खंजर निकाल के एक खंजर पृथ्वीराज चौहान के सीने में घोंपा और दूसरा खंजर अपने सीने में घोंपकर मृत्यु का वरण कर लिया। इस तरीके से इस महान पराक्रमी राजा का अंत हुआ। उधर खबर पाकर महल में रानी संयोगिता ने भी अपनी अन्य रानियों के साथ जौहर कर लिया। मित्रों, ये थी पृथ्वीराज चौहान की गौरव गाथा। अब अगले रविवार को
जय माँ भारती के इतिहास में हम आपको किसी सम्राट या राजा से नहीं मिलवाएंगे, हम आपको मिलवाएंगे दो ऐसे योद्धाओं से जो कि उत्तर भारत के लोकगीतों के नायक बन चुके हैं। और जब वो लोकगीत गाए जाते हैं तो गाने वाले और सुनने वाले दोनों के तेवर चढ़ जाते हैं और भ्रकुटियां तन जाती हैं। आल्हा उदल। अगले रविवार को मिलते हैं आल्हा उदल से दोस्तों। तब तक के लिए जय माँ भारती।